नॉवल किस्मत किस्त नंबर 36 मुसन्फ़ा महर नूर। अरमान वापस टेरेस पर आया तो वो वैसे ही आंखें बंद किए बैठी थी। अरमान ने ट्रे मेज़ पर रखी और वो इसकी मौजूदगी महसूस करती हुई आंखें खोल गई। उसकी नज़र अरमान से होती हुई ट्रे की तरफ गई। ट्रे में बिरयानी की 2 प्लेट्स थीं। इसकी आंखों में खुशी और गमी दोनों तासुर उभरे। यकीनन अरमान ये बिरयानी उसे ढाबे से लाया था जहाँ से सुलेमान माही के लिए लाता था। माही कुछ बोल न सकी। चलो आओ प्रिंसेस, खाना खा लो, अरमान मुस्कुराते हुए बोला तो वो सीधी होकर बैठी और फिर प्लेट पकड़कर खाना शुरू हो गई। खाना खाने के बाद अरमान ने उसके सामने केक रखा और वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो जानती थी आज वो अरमान के साथ इस टेरेस पर आखिरी बार बैठी है। शायद फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा ये मौका न मिले। वो खुशी खुशी केक खाना शुरू हो गई। अरमान सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। शायद इस दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं होगी, और अगर कोई थी तो भी अरमान हैदर को सिर्फ माहिर हैदर ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। वो इसका हर तासुर नोट कर रहा था। इसने पहली बाइट ली जैसे मुंह में चाशनी घुल गई हो। वो मुस्कुराई, फिर दूसरी बाइट ली जैसे उसे केक मज़ेदार लगा, फिर तीसरी। हर बाइट पर उसके चेहरे पर एक नया तासुर आ रहा था और अरमान भी हर तासुर को नोट कर रहा था। वो मुसलसल उसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसने चेहरा उठाकर अरमान की तरफ देखा और केक उसके सामने किया और आंखों से खाने का बोला। अरमान ने नफ़ी में सिर हिलाया। माही ने दोबारा कहा। अरमान की नज़रें तो उसके खूबसूरत चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। उसकी नज़र माही की सुर्ख याकूत होंठों पर पड़ी जिस पर कुछ केक लगा था। अरमान ने उसकी कुर्सी को खींचा। वो सीधा अरमान की कुर्सी से टकराई। झटका लगने से उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए अरमान की शर्ट को पकड़ा। उसका चेहरा अरमान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। अरमान उसके होंठों पर झुका। माही शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए फ़ौरन अरमान की शर्ट को पकड़ा। उसका चेहरा अरमान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। अरमान उसके होंठों पर झुका। माही शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए फ़ौरन अरमान की शर्ट को दोबारा सहारे के लिए पकड़ा। कुछ पलों बाद वो पीछे हुआ। ये केक ज़्यादा टेस्टी और मीठा था। वो इसका होंठ सहलाते हुए कान के पास सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला और माही का चेहरा लाल हो चुका था। वो चेहरा मोड़कर दोबारा केक खाने लगी। अरमान ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका ज़ब्त किया। लाउंज में सब खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे। जब आरज़ू अपनी कॉफ़ी का कप पकड़ती हुई डाइनिंग टेबल से उठी, उसके हाथ में मौजूद फ़ोन बज उठा। उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। उसने रिसीव करके कान से लगाया। राहिला जमाल उसकी खैर दरियाफ्त कर रही थी। मम्मी क्यों फ़िक्र करते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, माही और भाई भी ठीक हैं। हाँ मम्मा, सब हवेली में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, आपके भाई और भाभियाँ भी सब बहुत अच्छे हैं, सब ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? वो आपके भाई बहन हैं, खून के रिश्ते हैं, वो आपसे बिल्कुल खफा नहीं है। परेशान ना हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, सब मुझसे यहाँ बहुत प्यार से मिले, सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। वो लाउंज में टहलते हुए बात कर रही थी। फ़ोन रखने के बाद वो जैसे ही मुड़ी उसके पीछे अनुश्री बहुत संजीदा चेहरा लिए खड़ी थी। क्या ज़रूरत है इनसे झूठ बोलने की? उनको झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी। आरज़ू तल्ख़ी से मुस्कुराई। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो बहुत रोती थी कि मुझे भी अपने ननिहाल जाना है। जब मेरी फूफा हमारे घर आती थी और मेरे कज़न मेरे बाबा को मामू कहते हैं, मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं भी अपने मामू से मिलूं, मगर मम्मी हर बार यही कहकर टाल देती कि वो इन सब के लिए मर चुकी हैं। जब भी गर्मियों में छुट्टियां होती तो मेरी सारी क्लास फेलोज़ कहती कि वो गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल गई थी। हर मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। मैं बड़ी होती गई, मगर मेरे दिल से कभी यह एहसास से कमतरी नहीं निकला। बस मैं सिर्फ अरमान भाई को जानती थी कि वो मेरे मामू के बेटे हैं, इसलिए मैं इनसे अटैच हो गई। अपने सगे भाई से ज़्यादा मुझे अरमान भाई अजीज़ हैं। उन्होंने एक मजबूत भाई की तरह हमेशा मेरी हिफाजत की। जिस दिन उन्होंने बताया कि वो यहाँ इस हवेली आ रहे हैं, मुझे लगा मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं मामा को मनाकर अरमान भाई और माही के साथ यहाँ आ गई। मामा दिल से मुतमईन नहीं थी। उन्हें यह डर था कि कहीं हवेली वाले मुझे हवेली में रहने ना दें। अरमान भाई ने उन्हें समझाया और मुझे साथ ले आए। मेरी मामा परेशान है। उनके दिल में एक उम्मीद की किरण है कि मैं इस किरण को ख़त्म होने नहीं देना चाहती। क्या बताती मैं उन्हें कि मेरे मामू और मामानी उन्होंने मुझे मुखातिब करना दूर, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जितनी खुशी से मैं इस हवेली में आई थी, इतने ही गम लेकर वापस जाऊंगी। आज मुझे अपना आप और माही दोनों एक जैसे लग रहे हैं। उससे कभी हवेली की बेटी नहीं समझा गया क्योंकि उसकी माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, और आज मुझे भी इस हवेली में बेटी नहीं समझा गया। किसी मामू ने मेरे सर पर प्यार से हाथ तक नहीं रखा। जानती हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा कसूर ये है कि मैं राहिला जमाल की बेटी हूँ, राहिला खान की नहीं। पसंद की शादी इस हवेली में सदियों से एक नासूर की तरह पलती आ रही है, जो अगली 7 नस्लों तक चलती रहेगी। उसने आखिरी बात वलीद की तरफ देख कर कही। वलीद को इसके एक एक लफ्ज़ में तकलीफ़ और अजियत महसूस हुई, और इसी अजियत से उसके अंदर क्षण से कुछ टूटा। लाउंज में सारे बैठे इनकी एक एक बात सुन रहे थे। हाकिम साहब आगे बढ़े और आरज़ू के सर पर शफकत भरा हाथ रख दिया। वो नमी जो आरज़ू की आंखों में थी वो पानी बनकर आंख से बह गया। वो कुछ भी कहे बिना
اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اتنے میں سیڑھیوں سے ارمان اور ماہی اترتے ہوئے نظر آئے۔ ارمان ان دونوں کو اشارہ کرتا ہوا پھپھو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بھی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں۔ انوشا نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ وہ 6 کے 6 اس وقت پھپھو کے کمرے میں تھے۔ صبح 12 بجے فلائٹ کا ٹائم ہے، تم سب لوگ 9 بجے ریڈی ہو۔ 10 بجے سے پہلے ہم حویلی سے نکل جائیں گے، ہمیں ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے۔ تم چاروں نے جو بھی پیکنگ کرنی ہے کوشش کرنا کہ ابھی کر کے ہی سونا۔ دوسری بات، حویلی میں صبح سب کو بتائیں گے جانے سے پہلے، ابھی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان چاروں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس کے بعد انوشا اور آرزو دونوں اٹھیں اور فائزہ کے ساتھ اس کی ساری پیکنگ مکمل کروانے لگیں۔ پھپھو ارمان کو کچھ ہدایات کر رہی تھیں اور وہ سرس بات میں ہلا کر سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلی اور اوپر کی جانب چل پڑے۔ آرزو اور انوشا دونوں نے اپنی پیکنگ شروع کی۔ ماہی نے کمرے میں آنے کے بعد خود بھی سارا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی اور اپنے باپ کی ایک تصویر دیوار سے اتار کر بیگ میں ڈال لی۔ کچھ چیزیں جو وہ اپنے باپ کی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی وہ سب بھی رکھ لیں۔ سارے کام کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ارمان تو شاید لیٹے لیٹے ہی سو گیا تھا۔ وہ اپنی سائڈ ہو کر لیٹ گئی اور بلینکٹ پکڑ کر خود پر اور ارمان دونوں پر ٹھیک سے اڑا۔ ایک جھٹکے سے ارمان نے اسے کھینچا اور دوسری پل وہ ارمان کی باہوں میں قید ہو گئی۔ ارمان اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ مجھے لگا آپ سو گئے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا۔ ماہی کو خود میں اچھے سے بھینچا۔ جب تک تم میری باہوں میں نہ ہو مجھے بالکل نیند نہیں آتی، اب تمہاری عادت ہو چکی ہے۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بولا۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا اور خود بھی آنکھیں بند کیے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حویلی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو گیا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ سب بھی وہیں موجود تھے۔ ارمان وارث کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب ماہی اور بائیں جانب انوشا بیٹھی تھی۔ ماہی کے ساتھ آرزو بیٹھی تھی۔ فائزہ یہاں موجود نہیں تھی، وہ کمرے میں ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ ارمان نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 8 بج چکے تھے۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کرتا ہوا اٹھا، اس کے ساتھ ہی ماہی بھی اٹھ گئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اوپر چلے گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے انوشا اور آرزو بھی ناشتہ جلدی جلدی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ارمان ریڈی ہو کر سارا سامان کمرے سے نکال رہا تھا۔ وہ اس وقت براؤن کلر کی شرٹ اور خاکی پینٹ میں تھا۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور ماہی باہر نکلی، ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ وائٹ فراک کے ساتھ بلیک کیپری میں تھی، سر پر بلیک حجاب کیا تھا اور کندھوں پر ہمیشہ کی طرح ارمان کی دلائی شالز میں سے ایک وائٹ خوبصورت شال تھی۔ پاؤں میں وائٹ سمپل شوز تھے۔ ارمان اسے دیکھتے ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ وہ حسرت سے کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شاید اب کبھی یہاں واپس نہ آئے۔ یہ حویلی اس کی زندگی کا ایک باب تھا جو اب بند ہونے والا تھا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا اور اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ارمان سارے بیگ نیچے لے کر جا چکا تھا اور وہ شکستہ قدموں سے حویلی کی ایک ایک در و دیوار کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے اپنا ہر رشتہ ناتا ختم کر کے جانے والی تھی۔ یہ وہ در و دیوار تھے جہاں اس کے اپنے باپ، شوہر، تایا تائی، انوشا، اقصیٰ اور دادی کے ساتھ ڈھیروں یادیں تھیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے زندگی کے 20 سالوں کو چھوڑ دینا۔ آج وہ اپنے 20 سالوں کی یادیں سب کچھ ہی تو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی تک پہنچی اور ایک ایک کرتی زینیں اتر گئی۔ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ ایک دل چاہتا تھا کہ ہمیشہ حویلی میں رہ لے، دوسرا دل کہتا تھا اس حویلی میں اسے سوائے اذیت کے کچھ نہیں ملا، یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ انوشا اور آرزو بھی بیگز پکڑتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلیں۔ آرزو اس وقت ریڈ کلر کی شرٹ اور بلیو جینز میں تھی، گلے میں بلیو دوپٹہ اپنے اصلی انداز میں اسکارف کی صورت تھا، بالوں کا جوڑا کیے، پاؤں میں جاکرز پہنے، کانوں میں سمپل آویزیں۔ وہ ریڈی تھی۔ انوشا نے پرپل کلر کی شارٹ فراک ساتھ اور اورنج کلر کی پینٹ اور اورنج دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، کندھوں پر بلیو کلر کی چادر تھی۔ وہ سارے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ انوشا کے احساسات بھی ماہی سے الگ نہ تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس حویلی میں گزاری، کتنی خوبصورت یادیں تھیں۔ فائزہ بھی پھپھو کے ساتھ کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ اس وقت بلیو فراک میں تھی، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اور ہم رنگ کیپری تھی۔ اس نے ماسک لگا رکھا تھا اپنا چہرہ کور کرنے کے لیے اور کندھوں پر اسکین چادر تھی۔ ان سب کو اس طرح تیار دیکھ تایا اور تائی کے ہوش اڑ گئے۔ تائی فوراً انوشا کی طرف بڑھی۔ انوشا میری بچی، یہ تم تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ تایا کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انوشا اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے 24 سال اسے ماں بن کر پالا، وہ جیسی بھی عورت ہو مگر وہ ایک بہترین ماں تھی۔ انوشا کو ان سے بہت پیار تھا۔ اسے اپنی ماں کی حالت دیکھ بہت دکھ ہوا۔ کل سے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ انوشا سے اپنی نمی مزید قابو نہ ہو سکی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ میری بہن میرے ساتھ جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے، جواب ارمان کی طرف سے آیا جو لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تائی اور تایا کو لگا جیسے کوئی ان کی روح کھینچ رہا ہو۔ نہیں میری بچی، کہیں نہیں جائے گی، تم اسے
मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। ये मेरी बेटी है, मैं इसकी माँ हूँ। तुम कौन होते हो माँ बेटी को अलग करने वाले? ताई गुस्से से चीखी। अनुषा के दिल में गिरचियाँ सी चुभी। मैं उसका असल वारिस और हकीकी भाई हूँ। सबसे ज़्यादा अगर किसी का इस पर हक है तो वो मैं हूँ। आप बताएं, आप किस हक से उसे रोक सकते हैं? आप दुनिया का कोई भी कानून ले आएं, फिर भी मुझे उसे ले जाने से रोक नहीं सकते। अरमान अपने असली लहजे में बोला। ताया को अपने कानों पर यकीन आया। नहीं देखो बेटा, ऐसा मत करो। वो मेरी बेटी है, उसके सिवा मेरा है ही कौन? उसे मुझसे जुदा मत करो। वो अरमान के सामने हाथ जोड़ते इल्तिजा करने लगी। क्या आपने 14 साल पहले मेरी हीरो और मेरी गुड़िया से जुदा नहीं किया था? आपको क्या लगता है मैं सच्चाई नहीं जानता? सरदार हाकिम को ये मंसूबा आपने नहीं दिया था कि मुझे इस हवेली में रखने के लिए हीर का इस्तेमाल करें? आप जानती थी मैं सरदार हाकिम की कमज़ोरी हूँ और हीर मेरी कमज़ोरी। आपको सिर्फ इसलिए बदला देना था, इसलिए आपने इस एक तीर से दो निशाने लगाए। आपका मकसद सिर्फ हीर को इस हवेली में कैद करके रखना था और मुझसे दूर। आपने तब मेरा सोचा था जो मैं आज आपका सोचूं? अरमान गुस्सा से इन पर गरजा और माही को लगा कोई उसके रूह उसके जिस्म से जुदा कर चुका हो। ये कैसे कैसे सच उसके सामने आ रहे थे। लाउंज में मौजूद हर फर्द पर यह सच बिजली बनकर गिरा था और ताई का चेहरा सफ़ेद हो गया। अब वो अरमान के पैरों में गिर गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो। मैं माही से भी माफ़ी मांगूंगी, मैं उसके पाँव पकड़ लूँगी। अनुष्या आगे बढ़ी और अपनी माँ के कंधों से पकड़ कर उठाया। बस करें माँ, मुझे जाने दें। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती। अगर यहाँ रही तो पागल हो जाऊँगी। मुझे खुशी से अलविदा कहें, मेरी मुश्किलात मत बढ़ाएं। आज पूरे 6 महीने बाद अनुष्का ने अम्मा कहा था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी, फिर सरदार साहब की तरफ गई। प्लीज़ आप रोके ना उसे, वो जा रही है, हमारी बेटी है वो, कुछ करे ना। वो इनका कॉलर पकड़ कर तड़प कर कह रही थी। थोड़ी देर पहले वो इंकशाफ के बाद ताया वैसे ही टूट गए थे। उन्होंने ताई को सिर्फ एक तलाक दी थी। उन्होंने ताई को अपने साथ लगाया। जाने दो इसे, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला कर रही है। ताया ने दिल पर पत्थर रखकर ये अल्फाज कहे। वो कहाँ रह सकते थे अपनी बेटी के बिना, मगर अब अपने अमाल के नताइज के लिए उन्हें माही और अनुष्य दोनों से दूर रहना पड़ेगा। यही उनकी सज़ा थी। आंसू पलकों की बार तोड़कर इन दोनों बेटियों की आंखों से बह निकले थे। अरमान बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा था। फिर वो इब्राज हाकिम के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में मौजूद एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। ये रही वो सारी जायदाद जिसकी खातिर आप एक ताया से शैतान बने थे। यही चाहिए थे ना आप दोनों को अपने बेटों के लिए? मैं अपनी बीवी की सारी जायदाद उसकी ज़िंदगी का सदका समझ कर आपको देता हूँ। आज से सुलेमान और हमाद खान का आपसे जुड़ा हर ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। मेरी बीवी वादा करके गई थी कि वो सारी जायदाद वापस करने ज़रूर आएगी। आज उसके सारे वादे मुकम्मल हो गए। आज से मेरा और मेरी बीवी का इस हवेली से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं अपने सारे ताल्लुक़ तोड़कर जा रहा हूँ। मैं या मेरी बीवी अब इस हवेली में कभी वापस नहीं आएंगे। कहते हैं मर्द को दौलत औरत के नसीब से मिलती है। खुदा ने मुझे उसके नसीब से बहुत कुछ दिया है कि मुझे इस जायदाद की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। छोटे ताया और ताई को लगा कि वह ज़मीन में गड़ गए हैं। ताया की हिम्मत ना हो सकी वो फाइल पकड़ लिया। अरमान ने वो फाइल मेज़ पर फेंकने से अंदाज में रखी। वो माही के पास आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ा। वो नम आँखों से उसे देख रही थी और वो हमेशा की तरह नरम नज़रों से। फिर उसने माही के हाथ से वो चाबी पकड़ी और फूफो के हवाले कर दी। इस हवेली में फूफो ही इस अमानत को संभाल सकती थी। अनुष्य दोनों माँ बाप से मिली और फिर ताया माही के पास आए, इसके सर पर हाथ रखा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए वो रुकी नहीं और अपने कमरे में गायब हो गई। माही डुबडुबाई आंखों से उनकी पुश्त तकती रह गई। कुछ देर बाद वो सारे इस हवेली पर आखिरी नज़र डालते हुए निकल गए। एक गाड़ी में अरमान, आरज़ू और माही थी। दूसरी गाड़ी में वलीद, अनुष्य और फायज़ा थे। वलीद इनको ड्रॉप करने जा रहा था। फिर वो सब हवेली के गेट को पार कर गए। पीछे सिर्फ पछतावे रह गए। 11 बजे वो सब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वो तीनों वलीद से आखिरी बार मिली। वलीद ने तीनों के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। वो तीनों इसके लिए सगी बहनों से बढ़कर थीं। फिर अरमान वलीद साम आमने सामने आए और एक दूसरे के गले मिले। आरज़ू एक साइड पर फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, वलीद उसके सामने खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली। दोनों ही नहीं जानते थे कितने कम दिनों में वो दोनों एक दूसरे के दिल में कब और कैसे जगह बना गए। आरज़ू जानती थी शायद ये आखिरी बार हो, फिर वो कभी दोबारा इस शख्स को देख ना सके। उसे लगा जैसे कोई जो खींच रहा हो। एक लंबी खामोशी रही। फिर वो इस खामोशी को ख़त्म करता हुआ बोला, मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द आऊँगा रिश्ता लेकर, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। वो सिर्फ दो फिक्रे बोला और आरज़ू को लगा वो हिल नहीं पाएगी, वो कुछ कह नहीं पाई। रिश्ता आए तो इनकार मत करना, चलता हूँ, मैंने तुम्हें खुदा की ईमान में दिया। यूँ कहकर वो पलट गया और आरज़ू धुंधली होती आंखों के साथ उस शख्स की पुश्त को देखती रह गई।
काली बिल्ली आ जाओ। अरमान की आवाज़ ने उसका तसलसल तोड़ा। वो दिल पर एक बोझ लिए एयरपोर्ट के अंदर की जानिब चल पड़ी। वो पाँचों इस वक्त फ्लाइट के अंदर बैठ चुके थे। अरमान और माही दोनों खिड़की के पास बैठे थे और उन दोनों की बिल्कुल बराबर में वो तीनों सीटों पर तीनों बैठी थीं। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ओवर किया, माही को एक बार फिर खौफ ने आन घेरा। वो पिछली बार की तरह अरमान से चिपक कर बैठ गई। शाम 6 बजे के करीब वो सब लोग कराची एयरपोर्ट से निकले। जमाल विला से 2 गाड़ियाँ उन्हें पिक करने के लिए आ चुकी थीं। वो सारी गाड़ी में बैठ और जमाल विला की जानिब चल पड़े। आधे घंटे बाद वो सब जमाल विला में मौजूद थे। पुप्पो तो अपनी दोनों बेटियों को देख भूले नहीं समा रही थी। अनुषा और फायजा के तो सदके वारी जा रही थी। रात का डिनर करने के बाद वो तीनों जमाल विला से निकले और अपने घर को चल पड़े। फायजा पुप्पो के घर ही रुक चुकी थी। अरमान, माही और अनुषा तीनों इस वक्त फ्लैट में मौजूद थे। फ्लैट देखते अनुषा बहुत खुश हुई। उसके भाई का घर बहुत प्यारा था। उसने दूसरा कमरा सारा अपने हिसाब से सेट कर लिया। ज़िंदगी में सुकून महसूस हो रहा था। वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। बहारें लौट आई थीं। दिन गुजरने लगे। ये दिसंबर के सर्द दिन थे। इनको हवेली से वापस आए 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया था। ज़िंदगी में सुकून था और ज़िंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। इन 8 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। अनुषा की शादी वहाद जमाल आरज़ू के बड़े भाई से हो गई थी। फ़ायज़ा अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई थी। इसने दोबारा शादी नहीं की। वो बिज़नेस में काफ़ी तरक्की कर चुकी थी और पप्पो के साथ मुल्तान शिफ्ट हो गई थी। वहाँ उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया था। वलीद खुद इब्रार हाकिम को राज़ी करके आरज़ू का हाथ मांगने कराची आया था। भाई को अपने घर में देखकर राहिला जमाल रिश्ते में मना नहीं कर पाई और अपनी बेटी का रिश्ता वलीद से तय कर दिया। वलीद और आरज़ू भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। उनका निकाह तभी हो गया था। अब तो रुखसती भी 2 महीने पहले हो चुकी थी। और जहाँ तक रही बात हमारे अरमान और माहिर की, तो उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ थीं। माही अपने 2 सेमेस्टर पूरे कर चुकी थी। इस पूरे 1 साल में वो बहुत मुतमईन और खुश रही थी। इस वक्त वो किचन में काम कर रही थी। हमेशा की तरह खूबसूरत चेहरा। रात का वक्त था। वो ब्लैक कलर की नाइट ड्रेस में कोई बारबी डॉल लग रही थी। गले में अरमान का दिया डबल एज वाला लॉकेट और हाथ में अंगूठी थी। उसकी अंगूठी के साथ दाएं हाथ में एक ब्रेसलेट का इजाफा हो चुका था। वो बहुत खूबसूरत वाइट गोल्ड का ब्रेसलेट था जिसके ऊपर बहुत स्टाइलिश अल्फाज में मिसेस अरमान हैदर लिखा था। ये अरमान ने भाई को इसकी 21वीं बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। लॉन्च में कुछ सेटिंग बदल चुकी थी। लॉन्च के मेन दीवार पर माही और अरमान की एक बड़ी फ़ोटो लगी थी। ये फ़ोटो इनकी आरज़ू की शादी के दिन की थी, जिसमें माही रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके साथ अरमान ब्लैक 3 पीस ड्रेस में मलबूस था। वो दोनों मुकम्मल थे। वो दोनों खुश थे। मगर क्या किस्मत इनको इस तरह खुश रहने देगी? माही हमेशा डरती थी कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। उसके दिल में अनजाना सा डर और खदशा बैठ गया था जो दिल से निकाले नहीं निकलता था। वो मेन डोर खोलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद किया और लॉन्च से होता अंदर आया। उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी जो उसकी तरफ पुश्त किए खाना बनाने की तरफ मुतवज्जह थी। वो पीछे से आया और उसे अपने हिसार में लिया। अब माही को इसकी खुशबू हवाओं में ही महसूस हो जाती थी। वो इसकी मौजूदगी महसूस कर लेती थी। वो मुस्कुराई और अरमान हमेशा की तरह अपने फेवरेट काम में बिजी हो चुका था। आउच, क्या कर रहे हैं हैदर? अरमान जो उसकी गर्दन पर झुका था अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में इश्क और जुनून का एक खुमार था। इससे प्यार करना कहते हैं मेरी जान। वो मोहब्बत से चूर लहजे में कहते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। फिर उसके होंठों पर छुप गया। वो अपनी प्यास बुझाने लगा। वो दिन ब दिन मज़ीद शिद्दत पसंद होता जा रहा था। अरमान ने शिद्दत से अपने दांत उसके होंठ पर गाड़े कि माई के होंठ से खून निकला। खून का जायका दोनों के मुंह में घुल गया जिसे महसूस कर अरमान फ़ौरन उससे दूर हुआ। माही ने अपनी सांसें दुरुस्त की। वो लाल भभू का चेहरा लिए अरमान को घूर रही थी और अरमान का ध्यान उसके होंठ पर था जिस पर खून की नन्ही बूंद नमूदार हो चुकी थी। वो शर्मिंदा हो गया। वो कहाँ अपनी हीर को कोई तकलीफ देना चाहता था। माही ने उसे गिरबान से पकड़ा। जंगली बिल्ले बनते जा रहे हैं आप। कितने तेज़ दांत हैं आपके। अरमान ने नज़र होंठों से हटाकर उसे देखा। वो गुस्से में अरमान को घूर रही थी। सॉरी मेरी जान, क्या करूं? तुम मेरे करीब आती ही कहाँ हो। अब मुझे इतना प्यार कहीं ना कहीं निछावर तो करना ही है, इसलिए ये निशाना बन गए। भाई के गुस्से को तो हवा ही लग गई। क्या कहा? मैं आपके करीब नहीं आती? रात को आप मुझे इस तरह पकड़ कर सोते हैं जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। झूठ तो वो बोलें जो यकीन के काबिल हो। अरमान उसे गुस्से से देखते अपनी हंसी रोकने की दो करने लगा। वो गुस्से में डबल हसीन लगती थी। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है? आज मैं हम दोनों के दरमियान तमाम फासले मिटा दूँ? देखो तो, मेरी दोनों छोटी बहनें अपनी ज़िंदगी में शादी करके आगे बढ़ चुकी हैं और हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। वो अचानक ही उसे अपने करीब करता हुआ जुनूनी लहजे में उसके कान में सरगोशी कर गया। माही कुछ कहने के काबिल न रही। वो साकित और जामिद हो गई। देखो ना, हमारी शादी को 1 साल हो गया है। अब तो हमें भी
2 से 3 हो जाना चाहिए। माही ने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ा। वो इसे तंग करने की पूरी प्लानिंग किए बैठा था। अचानक उसे एहसास हुआ खाना जल रहा है। वो एक झटके से खाने की तरफ मुड़ी। हाय अल्लाह जी, आपकी वजह से मेरा खाना जल गया। उसके सीने पर नाजुक हाथों से मुक्के मारते बोली, जालिम लड़की, यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है। उसने जल्दी से चूल्हा बंद किया और अब वो खाने में चम्मच हिला रही थी। आपको सब कुछ किचन में ही क्यों याद आता है? वो गुस्से से बोल रही थी, साथ मुसलसल भी हाथ भी चल रहे थे। आखिर तुम कहो तो बेडरूम में चलकर भी अपना प्यार निछावर कर सकता हूँ। उसने अपना लाल चेहरा लिया अरमान को घूरा। अच्छा सुनो, आज बिल्डिंग में न्यू एयर नाइट पार्टी है, चलोगी मेरे साथ? वो कुछ सीरियस हुआ। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, आप जहाँ मर्जी जाएं। गुस्सा बरकरार था। उन्होंने तो मुझे मेरी मिसेस के साथ इनवाइट किया है। वो लाड से उसके कंधे पर सर रखता बोला, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप चली जाएं। वो भी नॉर्मल हो गई। अच्छा चलो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर खाना खाने के बाद वो चला गया और माही कमरे में जाकर एलसीडी पर मूवी देखने लगी। ये बिल्डिंग के टेरेस का सीन था। सारे बिल्डिंग वाले यहाँ जमा थे। अरमान भी एक साइड पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। जब शेजा मलिक उसके सामने आई, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अरमान के जहन में इन दोनों की आखिरी मुलाकात आई 8 माह पहले। वो हवेली से आने के बाद अगले दिन पुलिस स्टेशन गया था। वो अभी भी अपने कैबिन से बाहर ही था जब उसे अंदर आवाज़ें आई। कहा ना तुम लोगों के एएसपी से मिलना कहा ना तुम लोगों के एएसपी से मिले बिना नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। ये शिजा की आवाज़ थी। साथ जो कुछ कहने के लिए लब खोलने वाला था, अरमान को देख कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरमान आया और आकर अपनी कुर्सी खींच कर बैठ गया और अपने सामने अरमान को देखते शिजा साकत रह गई। तुम तुम एएसपी हो? वह हैरत की जाति से कुछ बोल ना पाई। बैठ जाओ शिजा मलिक, अरमान ने ठंडे ठार लहजे में कहा। वो बैठ गई। साथ में दोनों को छोड़कर कैबिन से बाहर निकल आया। शिजा की आंखों में वहशत आ गई। उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए। वो किसी एएसपी से बदला लेने की बात कर रहे थे। इसका मतलब वो अरमान, क्या क्या तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया तुमने मेरे डैड के साथ? वो टेबल पर दोनों हाथ रखे चीख पड़ी। अरमान ने बेसारियत से आंखें बंद की। सुकून से, ये तुम्हारे बाप का महल नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। मैंने पूछा मेरे डैड को क्यों मारा? वो फट पड़ी। ओह, समझदार हो, कुछ खास दुश्मनी नहीं थी मेरी तुम्हारे बाप से। उसने मेरी बीवी को तकलीफ दी, मैंने उसे देकर हिसाब बराबर किया है बस। अरमान पुरसुकून लहजे में बोला और शुजा मलिक पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुछ पल तो वो बोल ना पाई। तुम ब्लडी, तुम कातिल हो मेरे बाप के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से से कुर्सी पर लात मारती चीखी। अरमान के कान पर तो जूं तक न रेंगी। शौक से, पहले ये सब बात साबित करो कि मैंने किया ये सब। तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। वो तंजिया मुस्कुराया। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी अरमान खान, याद रखना, मैं बदला ज़रूर लूँगी। बस इंतज़ार करना हमारी अगली मुलाकात का। वो ये कहती निकल गई। अरमान सर झटक कर रह गया। हाल आज वो दोनों आमने सामने खड़े थे। लॉन्ग टाइम एएसपी, वो पूरे इसरारियत से मुस्कुराई। लॉन्ग टाइम मिस मलिक, अरमान ने भी तपाने वाले अंदाज में कहा और उसके कुछ करीब आई। मैंने कहा था ना, इंतज़ार करना। आज तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और मेरा बदला शुरू। ये कहते हुए उसने अरमान के हाथ में मौजूद जूस के गिलास में कुछ मिलाया। अरमान का ध्यान उसके लहजे की तरफ था। वो देख न सका। वो फ़ौरन थोड़ा पीछे हो गई। जारी है।